विच इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। एशिया में आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम? चाइना, बांग्लादेश, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान से ऊपर बांग्लादेश है, बांग्लादेश से ऊपर पाकिस्तान है? पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले आता है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आपने कहा है कि पाकिस्तान पहले आता है, जबकि मैं आपको बताती चलूँ कि इस टाइम पाकिस्तान से स्टेबल है इकोनॉमी बांग्लादेश की। जब बांग्लादेश हमारा पार्ट था तब उसकी इतनी इकोनॉमी मतलब हमारे साथ ही नॉर्मल थी, लेकिन उसने जब हमें कट ऑफ किया अब उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से ज़्यादा स्टेबल है। फिर इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो भी स्ट्रांग है देन पाकिस्तान किसी से भी पीछे नहीं है। ना खेलों में पीछे है, ना पाकिस्तान अपनी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है इसमें पीछे है, ना पाकिस्तान किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से पीछे है। और उनकी कंप्यूटर की जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त टॉप उनके लोग हैं जो कि अमेरिका और मुल्कों में छाए हुए हैं, तो इसकी वजह से उनका एक इमेज दुनिया में अच्छा बना। तो जी पाकिस्तान के लोगों से जब पूछा जाता है कि ये बताइए ना कि एशिया किंग कौन है, एशिया के अंदर कौन सा देश है जो आने वाले समय में एशिया का किंग बन जाएगा? ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। लेकिन भाई पाकिस्तान ने अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिया उस लिस्ट में। सच में पाकिस्तान ने बिल्कुल भी उसमें अपना झूठा नाम भी नहीं लिया कि हम एशिया के किंग बनने वाले हैं। पाकिस्तान के लोगों की राय क्या कहेंगे अपनी हालात के ऊपर और इंडिया की तारीफ में, तो चलिए सुन लेते हैं। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, ये किंग ऑफ एशिया? आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री है जो कि किंग ऑफ एशिया बनेगी? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर चाइना? फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ एशिया होना चाहिए, क्योंकि चारों कंट्रीज़ तो साउथ एशियन है, साउथ एशिया कम्प्लीटली एशिया के नहीं होते। तो अगर उसमें यह है कि अगर आप मुझसे साल दो पहले पूछती तो इट वुड बी हैव बीन चाइना। बांग्लादेश अभी बहुत आगे जा रहा है, रिसेंटली मैं पढ़ रहा था बांग्लादेश इंडिया और पाकिस्तान से काफ़ी आगे निकल रहा है बहुत सी चीज़ों में। लेकिन अभी इस करंटली हालात में देखा जाए पाकिस्तान में रिजीम चेंज के बाद बहुत डाउन आया है। चाइना में भी कोविड ने बहुत मसला क्रिएट किया, बांग्लादेश अभी इस लेवल पे नहीं। तो आपके ऑप्शन में फिर इंडिया ही बचता है। इंडिया। तो आपको क्या लगता है कि चाइना को इंडिया जो है एक कम्पीट कर रहा है, पीछे छोड़ रहा है और बहुत सी चीज़ों में जो है चाइना को टक्कर दे रहा है? इवन के एक्सपोर्ट में आप देख लें, इवन के आप उसकी लाइक जीडीपी में देख लें, फिर इकोनॉमी में देख लें। आपको क्या लगता है कि इंडिया के पास कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसी पावर्स हैं जिसको वो यूज़ कर रहे हैं? कम्पीट नहीं है ऐसे, आई वुड से कि पार्टनरशिप कह सकते हैं। जिस तरह कि आपने बहुत से दफ़ा देखा होगा, आप भी इसके ऊपर नज़र रखती हैं, चाइना ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की इंडिया में। तो जब एक कंट्री ही आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिस तरह अगर चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसके अंदर फिर आप ये नहीं कहते कि पाकिस्तान चाइना के लेवल पे आ जाए। अगर चाइना और इंडिया की अभी तक कभी नहीं बनी तो आप कैसे कहते हैं कि चाइना और इंडिया जो है आपस में मतलब कंबाइन होकर चलेंगे? मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, एक क्वेश्चन। आप हैं, आपकी एक दोस्त है, आपकी बनती नहीं है, लेकिन आप हर चीज़ में उसका साथ दे रही हैं, तो क्या आपकी नहीं बनती? लेकिन पाकिस्तान के साथ चाइना की बनती है, इंडिया के साथ नहीं बनती इतनी। तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट तो है, इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना की इंडिया में। एक्सपोर्ट इवन के मैं अभी ये भी पता है मुझे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो कर रहे हैं और उनके जो ताल्लुकात है वो इतने अच्छे रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। इवन कि आप देखें कि यूएस जो है वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, जबकि इंडिया जो है मार्केट है ना, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है अब। पाकिस्तान में हम ये कहते हैं अब यहाँ से इंपोर्ट्स बंद कर दो, अब जिस तरह रिजीम चेंज हुआ उन्होंने कहा जी इंपोर्ट्स बंद कर दो, चॉकलेट्स बंद कर दो, बाहर से चॉकलेट्स नहीं आएंगी, तो दिमाग खराबी है थोड़ी बहुत। तो इंडिया ये है वो एक ओपन मार्केट है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल आप देख लें ग्लोरिया जीन्स है पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, पाकिस्तान में काम कर रहा है अपने ऊपर नाम के ऊपर एज अ ग्लोरिया जीन्स। लेकिन फॉर एग्जांपल आप सुजुकी लें, सुजुकी पाकिस्तान में एज एन ओन सुजुकी काम कर रहा है, इंडिया में सुजुकी ऑन एज सुजुकी काम नहीं कर रहा, मारुति सुजुकी इंडियन के साथ कोलैबोरेट करके वो काम कर रहा है। सो ओपन मार्केट आप ऐसे बनते हैं, आप अगले को कहते हैं आप हमारे साथ काम करो, हमारी कंपनी से कोलैबोरेट करो एंड देन आप यहाँ काम कर सकते हो। अब कंपनी ने तो इन्वेस्ट करना ही करना है, वो आपके साथ मिलती है, उससे क्या होता है आपकी कंट्री को फ़ायदा होता है। ओपन मार्केट आप ऐसे बनते हैं, ना कि ऐसे कि आप किसी एक दूसरे कंट्री को आने दें और वो कम्प्लीटली अपना सेटअप लगाए, वो सारे अपने रूल्स अप्लाई करे, आपको ना कुछ दे ना कुछ और, जस्ट वो जहाँ जगह रह रहा है वहाँ की वो रेंट दे दें, नथिंग एल्स। आपका कहना है कि किंग ऑफ एशिया जो है आने वाले सालों में इंडिया नज़र आता है, लेकिन आप क्या समझते हो कि अगर बांग्लादेश और चाइना जो है वो भी स्टेबल है, चाइना जो है और इंडिया जो है एक मुकाबले में अगर चलते हैं, पाकिस्तान कहाँ नज़र आता है? पाकिस्तान का डिपेंड करता है इनकी गवर्नमेंट किसकी है, क्योंकि हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ आती हैं। जिस तरह देखें खान साहब थे, खान साहब की एक अपनी पॉलिसीज़ थी, वो इंटरनेशनली एक अलहदा तरह से चल रहे थे। अब एक और गवर्नमेंट आई है, चाहे वो मखलूत हुकूमत है उसके अंदर, लेकिन नवाज़ लीग उसके अंदर मेन फ्रंट पे है, जो जूतियाँ खाने वाली वजारतें वो सारी उनके पास हैं, ठीक है। तो अब उनका एक अलहदा तरीका करने का, अब जिस तरह खान साहब ने कहा इंपोर्ट्स चलने दो, इन्होंने कहा इंपोर्ट्स बंद कर दो, बार बार इंपोर्ट वाला पॉइंट आता है, ठीक है। तो हर किसी का एक अपना होता है कि उसने बाहर से कैसे डील करना है। इंडिया में ये होता है कि जो मैंने देखा अब तक कांग्रेस की है चाहे बीजेपी की, अभी काफ़ी सालों से तो बीजेपी की चली जा रही है, तो उसके अंदर ये है कि उनकी एक कंसिस्टेंसी है, वो उनको पता है कि उन्होंने किस पाथ पे चलना है। ये नहीं कि अच्छा इस पाथ पे चलो अब यू टर्न लो, अब यहाँ से वापस हो जाओ।
तो एक कंसिस्टेंसी जो आपकी होती है वो आपको अपहेल्ड करती है कि आप किसी जगह पे जाके पहुंचो। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अगर ऐसे हालात रहे तो कभी किंग ऑफ एशिया नजर आएगा? नो, मुश्किल कभी है, नहीं। क्योंकि हर इलेक्शन के बाद जब टोला मचता है जी धांधली होगी, हम जाके डी चौक बैठ जाएंगे, नहीं आप एस 9 चले जाएं, ये लड़ाई। तो जब आपका कंट्री पॉलिटिकली इकोनॉमिकली अनस्टेबल रहेगा, जब पॉलिटिकली अनस्टेबल होगा तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमिकली अनस्टेबल रहेगा। पॉलिटिकल आपकी हालत देखते हुए इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं करेगा कि यार यहाँ पे तो हर दूसरे को चित्र पड़ रहे हैं, चीज़ें पड़ रही हैं, इन्वेस्ट क्यों करेगा वहाँ पे? जब आपको ये डर, आप फॉर एग्जाम्पल आपकी ये दुकान है, आपको पता है यहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, आप क्यों बनाएंगे यहाँ दुकान जब आपको पता है 2 दिन बाद डंडे मार के टूट जानी है? तो जो स्टेबल जगह है वहाँ वही किंग ऑफ एशिया बन सकता है। जो अनस्टेबल है, जब इस तरह के आप इंडिया ही पॉलिटिकल बनेगा। स्यापे डालते रहेंगे तो वो चीज़ आगे नहीं जा सकती। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल समद खान है। सर आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है, हु इज़ द किंग ऑफ एशिया, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री और किंग ऑफ एशिया आप किसको देखते हैं आने वाले सालों में, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या बांग्लादेश? मैं समझता हूँ चाइना इज़ अ राइजिंग पावर। मेरी नज़र में तो चाइना ही है, क्योंकि चाइना में जो इस टाइम हालात चल रहे हैं कोविड-19 की वजह से, उधर 4 महीने हो गए हैं, उधर की जो बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं वो बंद है। इवन के कहा जा रहा है कि जो चौथी लहर, 5वीं लहर है वो चाइना में आएगी कोरोना की। आप क्या समझते हैं ये इन हालात में चाइना कहाँ स्टेबल नज़र आ रहा है आने वाले सालों में? हाँ, चाइना किंग ऑफ एशिया ज़रूर है, इस टाइम भी है। इवन के इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी ले आया अपने मुल्क में, सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है इस टाइम चाइना से ज़्यादा इंडिया में, और एक्सपोर्टर भी चाइना से ज़्यादा इंडिया बन चुका है। देखिए क्राइसिस तो आते रहते हैं। अगर आपको याद हो कोविड की पहली लहर आई थी, चाइना ने उसको कंटेन किया और वो पूरी दुनिया में फैल गई। चाइना में हार्डली मेरा ख्याल है 200-250 से ज़्यादा केसेस नहीं हुए होंगे। कहा जा रहा है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाई थी उसके मतलब तोड़ के लिए सबसे ज़्यादा पहले उसने इस पे इफेक्ट किया था और इसको बनाने के लिए कामयाब हुआ था, लेकिन उसने मटेरियल कुछ इस तरह का यूज़ किया और उसके बाद जो वैक्सीन उसने बनाई वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं हुई, जिसकी वजह से उधर ज़्यादा अब केसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जबकि इंडिया और बाकी मुल्कों में इतने ज़्यादा केसेस नहीं है ज़रूर, लेकिन इतने नहीं हैं। देखिए ये तो रिसर्च का प्रोसेस है, पहले स्टेज में हो सकता है इनकी वैक्सीन इतनी करामत साबित ना हो, लेकिन रिसर्च तो मुसलसल जारी रहती है। तो मेरा ख्याल है कि जितना उनके यहाँ रिसर्च होती है वो यकीनन इस पर काबू पा लेंगे। आपको क्या लगता है कि चाइना हो जाए या फिर अमेरिका हो जाए या रशिया हो जाए, सारे मुल्क बड़े जो मुल्क हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं? वाई? देखिए इंडिया की एक मिडिल क्लास बहुत बड़ी है, उनकी कोई 50-60 करोड़ की मिडिल क्लास है, एक कंज्यूमर मार्केट है वहाँ पे। फिर उनका एक उन्होंने इंटरनेशनल इमेज एक अच्छा बनाया हुआ है, क्योंकि अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। फिर उनकी बॉलीवुड की इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से उनका एक बड़ा पॉजिटिव इमेज है दुनिया में, इसकी वजह से उनको एडवांटेज हासिल है बनस्बत पाकिस्तान की। इमेज आपने कहा है बनाया हुआ है, तो वो इमेज बनाने के पीछे क्या वजह लगती है आपको? क्या रीजंस नज़र आती हैं जो कि हर मुल्क जो है उधर जाता है फीडबैक अच्छा देते हैं या कोई और वजह है? देखिए उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप किया है, उनके यहाँ 70 साल से जमहूरियत चल रही है, और दीगर भी उनके जो भी अगर NRIs हैं सारी दुनिया में, अमेरिका जो एक्सपैट्रिएट्स हैं इंडियंस वो फैले हुए हैं, उन्होंने इंडिया के एक पॉजिटिव इमेज दुनिया में बिल्डअप किया है। और उनकी कंप्यूटर की जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त टॉप उनके लोग हैं जो कि अमेरिका और मुल्कों में छाए हुए हैं, तो इसकी वजह से उनका एक इमेज दुनिया में अच्छा बना हुआ है। आपने कहा है कि बड़े मुल्कों में लाइक अमेरिका में इंडियंस लोग हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की नज़र क्यों नहीं आते? आप देखते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स भी हों तो वो नज़र आते हैं अमेरिका और बाकी मुल्कों में, जबकि यहाँ भी मुस्लिम्स हैं लेकिन ऐसे नहीं नज़र आते बाकी के बड़े बड़े नामों में। इंडियन आप देख सकते हैं गूगल का CEO, यूट्यूब का, फेसबुक का, हर जगह इंडियंस ही हैं। वाई? देखिए उन्होंने तालीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, और हमारे पाकिस्तानी जो जाते हैं वो बदकिस्मती से वो ज़्यादातर वर्किंग क्लास में जाते हैं, जो कि ब्लू कॉलर जॉब करते हैं या टैक्सीज चलाते हैं या रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। बहुत कम ऐसा तबका है जो कि यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और PhD करते हैं। और आप इंडियंस को देखें तो उनकी PhDs के जो स्टूडेंट्स उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ये एक क्रेडिट उनको देना पड़ेगा कि उन्होंने तालीम में इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको क्या लगता है हमारे यहाँ का तलीमी निज़ाम भी आपके सामने है, हुकूमत की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी भी आपके सामने है, और इकोनॉमिक एमरजेंसी भी आपके सामने, इवन के रेप केसेस की वजह से आप देखते हैं कि पंजाब जो कि हमारा सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वहाँ पर भी रेप जो है वो एमरजेंसी लगी है। फिर इन सारी सिचुएशन को देख के आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं? फ्यूचर नहीं भाई तुम्हारा। देखिए पाकिस्तान के हालात वक्ती तौर पे तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें बिल्कुल कतई तौर पे मायूस नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये कि हमें कुछ अपनी तरजीहात को सेट करना पड़ेगा। हमारी देखिए जो एक माशी हालात हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं। तो हमें जो फालतू इंपोर्ट्स हैं, जो लग्जूरियस व्हीकल्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, नॉन एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, इन पे पाबंदी लगानी होगी। इसके अलावा ये फ्यूल इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तक़वियत दे
ताकि आवाम जो है उनको एक अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, तो उससे गाड़ियों का लोड भी कम होगा, हमारा फ्यूल इंपोर्ट का बिल भी कम हो जाएगा। तो ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है। हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हमें कुछ सख्त फैसले लेने होंगे कि अगले 4-5 सालों में हम अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें, और अगर हम ये 5-6 साल अगर सख्ती से झेल जाएँ तो मुझे उम्मीद है कि हम इस क्राइसिस से निकल आएंगे। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? साम्या खोखर गुजरांवाला से। अच्छा, गुजरांवाला से हैं। साम्या, बुर्का आज लगा ले, का मास्क मेरा क्या सवाल बोलती आपसे ये आंटी? है, विच इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया? एशिया में आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम? चाइना, बांग्लादेश, इंडिया या पाकिस्तान? देखें, अगर हम बतौर पाकिस्तानी बात करें तो हम अपनी कंट्री से ज़्यादा किसी को भी स्ट्रॉन्ग नहीं समझते, लेकिन अगर इकोनॉमी को देखा जाए तो चाइना ने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा तरक्की की है इकोनॉमी के लिहाज से। और चाइना के बाद अगर देखा जाए तो एक तो ये भी चीज़ है ना कि जहाँ पे आप इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं वहाँ पे आबादी भी बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद जो इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है दैन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान से ऊपर बांग्लादेश है, बांग्लादेश से ऊपर पाकिस्तान? पाकिस्तान। बांग्लादेश पाकिस्तान आगे पहले तुमसे। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आपने कहा है कि पाकिस्तान पहले आता है, जबकि मैं आपको बताती चलूँ कि इस टाइम पाकिस्तान से स्टेबल है इकोनॉमी बांग्लादेश की। जब बांग्लादेश हमारा पार्ट था तब उसकी इतनी इकोनॉमी मतलब हमारे साथ ही नॉर्मल थी, लेकिन उसने जब हमें कट ऑफ किया अब उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से ज़्यादा स्टेबल है। फिर आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, क्यों, किस लिहाज से? क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं पाकिस्तान को आलमी सतह पे, तो पाकिस्तान किसी से भी पीछे नहीं आतंकवादी हो तुम। है, ना खेलों में पीछे पीछे है, है। ना पाकिस्तान अपनी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है इसमें पीछे है, ना पाकिस्तान किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से पीछे है। इनको तो कभी भी नहीं लगेगा ये बात। ओवरऑल आप बात कर रही हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में या सिर्फ बांग्लादेश से बात कर रही हैं? नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। ओवरऑल बात करिए। आपको क्या लगता है इस टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है हमारी सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट नहीं है? जो ओवरऑल हम बात करते हैं तो 100 में से 2% हमारी एक्सपोर्ट होती है और जो 99 या 98% जो है वो हमारी इंपोर्ट होती है। फिर आप कैसे कहती हैं कि ओवरऑल? नहीं, इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करेंगे। हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, 2% तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखें तो गंदम पाकिस्तान से जाती है, चावल पाकिस्तान से जाता है, सब्जियां पाकिस्तान से जाती हैं। अगर आप देखें तो फैसलाबाद जो बैकबोन है पाकिस्तान की, वहाँ से जो गवर्नमेंट्स है पाकिस्तान की वो बाहर जाती है। अब वहाँ पे टैग लग जाते हैं जो भी। आप तो फैसलाबाद की बात करिए ना, मैं बात कर रही हूँ रशिया कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, जो कि रशिया, इंडिया और उसके अलावा जैसे कि अमेरिका हो गया या फिर और भी बहुत सी कंट्रीज़ आ जाती हैं जैसे चाइना हो गया, इन सब चीज़ों की बात करिए। नहीं, पाकिस्तान एक्सपोर्ट के हवाले से 2% तो बिल्कुल नहीं है, ओवरऑल बिल्कुल भी नहीं है, इससे तो बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि चाइना की, तो आप क्या समझती हैं कि चाइना में इस टाइम कोविड-19 है, फिर उसके बाद अब इंडिया ने अपने आप को और ज़्यादा स्टेबल कर लिया, इससे इत्तेफाक करती हैं? इससे भी मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि 2-3 मंथ कोविड की वजह से मार्केट्स का बंद हो जाने से उनकी जो साल की जो उनकी स्ट्रगल चल रही है, जो उन्होंने वर्क किया है, आप उसको 2-3 मंथ में बिल्कुल भी ये नहीं समझ सकते कि वो डेड हो गया तो वो पीछे चला गया। डेड नहीं हुआ बट काफ़ी नीचे आ गया, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी सारी मतलब बिलोंग करती थी ना, वो एक इतना बड़ा उनका सिटी जो कि 3 महीनों से बंद है। अब आई थिंक 4 मंथ्स होने वाले हैं, 4 मंथ से उनकी वो बंद है। आप क्या समझती है अगर एक चीज़ जहाँ पे सब चीज़ें हैं और वहाँ से हर चीज़ आनी है और 4 महीनों से वो बंद हो, तो आपको क्या लगता है कि फिर इकोनॉमी नीचे नहीं आएगी या फिर कोई ना कोई मसला नहीं होगा मुल्क में? देखें, ये तो रेटिंग होती है ना, कभी किसी की ज़्यादा हो जाती है, कभी किसी की कम हो जाती है। अगर वो कोविड-19 की वजह से उनकी मार्केट्स बंद है तो अगर उनकी रेटिंग फ़िलहाल बंद जा रही है या स्लो जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब उनका लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो उसके बाद उनकी जो है रेटिंग वो स्लो रहेगी या बंद। मेरा ख्याल है उनकी रेटिंग पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, आप मुझे एक और बात बताइएगा, अभी आप पाकिस्तान की बात कर रही थी कि पाकिस्तान, आपने कहा कि बांग्लादेश से ऊपर ओवरऑल जो है एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक एमरजेंसी जो कि पहले लगी थी, अब हमने देखा है रेप एमरजेंसी पंजाब में लगी, जो कि पंजाब का आधे से ज़्यादा लोग जो है पंजाब में होता है। फिर आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, ये एक संगीन मसला है पाकिस्तान का कि डे बाय डे ये जो डॉलर की परवान है, जो ये डॉलर की उड़ान है, ये पाकिस्तान की मैशियत पे एक गहरा असर डाल रहा है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के रास्ते में भी रुकावट है, ये पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में भी रुकावट है। ये हमारे जो नौजवान हैं, इनकी जो तालीम है और उसके बाद इनके जो ख्वाब हैं, उनके ख्वाब पूरे नहीं हो सकते इस वजह से, डॉलर की ये जो उड़ान है इस वजह से। और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये जॉब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर नौजवान तबका स्टडी करने के
उसके बाद आउट ऑफ कंट्री जाके तो वहाँ पे कमाने को तरजीह देगा, तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। डॉलर की जो उड़ान है इसके डॉलर की ऊपर उड़ान। जो है वो हुकूमत को जो है वो महंगा डॉलर बेहतर हो गया भाई इक़दामात दिखे। उठाने चाहिए। तो भाई इनको बहुत अच्छा डॉलर की लगा बात उड़ान करके, लग रही है। thank you मैं so तुमको बता दूं भाई, डॉलर 204 रुपये से पार हो चुका पाकिस्तान के अंदर। मतलब कि अब इनकी करेंसी मान के चलो कि पहले इनकी करेंसी इंडिया से हाफ होती थी, लेकिन अब 1/3 हो चुके भाई। अभी यहाँ के 10,000 रुपये पाकिस्तान में 32,000 रुपये बनते हैं जाके, 31,000 रुपये बनते हैं जाके। तो 3 गुना भाई, 3 गुना ऐसा गरीब हाल हो चुका पाकिस्तान का। और ये इनसे पीछे पूछा गया कि भाई कौन बन सकता है एशिया का किंग, तो एशिया का किंग चाइना को बता रहे, अपने बड़े बाप को बता रहे, ठीक है। इंडिया का नाम नहीं लेंगे, पता ही नहीं इंडिया बहुत तरक्की करा, लेकिन बेचारे क्या करें, लेंगे नहीं ना, डर लगता है इन्हें कहीं बेइज्जती ना हो जाए हमारी। बेइज्जती तो हमारी वैसे भी हो रखी है। तो दोस्तों आपको दिखाया भाई, आप बताओ जरा हमें कमेंट करके भाई कि कौन लग रहा है आपको एशिया का किंग। एशिया में पाकिस्तान ने ऐसे कौन सा झंडे उखाड़ दे भाई जो एशिया का किंग बनेगा। अबे किंग इसको तो हमको छोटा मोटा राजकुमार भी ना बनने देंगे। नहीं, इंडिया भाई, इंडिया की ताकत अलग है भाई, हम तो अलग लेवल पे चलेंगे तुम्हारा। और दोस्तों आपको पता होगा भाई, एक आपको हाल ही में जो वीडियो डाल रहा हूँ मैं, उदयपुर के अंदर एक अपने कन्हैया लाल जी है जिनके साथ ऐसा दुर्घटना कुछ झाइल लोगों ने करी है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्लीज़ कमेंट में उनको श्रद्धांजलि ज़रूर देना। प्लीज़ उनको श्रद्धांजलि ज़रूर देना। मैं आपको कुछ लाइक कमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ उनकी श्रद्धांजलि के लिए कमेंट बिल्कुल कर देना। भगवान की आत्मा को शांति दे। तो मैं भी लोग अगली वीडियो के लिए बाय बाय, जय हिंद।